दोस्तों, एनवीएन की सप्ताह सारांश में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम हफ्ते भर की वो महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा करते हैं। पिछले हफ्ते की शुरुआत 22 तारीख से हुई, यानी अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा के दिन से हुई। उस प्राण प्रतिष्ठान को दिन भर संचार माध्यम में दिखाया गया और ऐसा माहौल बनाया गया कि भाजपा के लिए 400 सीटों की गारंटी मिल गई है। परंतु उसके 5 दिन बाद अपनी जान जोखिम में डालकर इस्राएल में जाने वाले युवकों की लाइन जब उसकी तस्वीरें समाचार पत्रों में आई तो वो गुब्बारा अपने आप फूट गया और लोगों ने बताया कि वो वहाँ पर इसलिए जा रहे हैं कि अपने देश में नौकरी नहीं मिल रही है। यानी राम मंदिर के प्रदेश में से 10,000 लोग एक ऐसे देश में जा रहे हैं, एक ऐसे इस्राइल में जा रहा है जहाँ से कि 10 लाख लोग फरार हो चुके हैं, भाग चुके हैं और युद्ध की वजह से भाग चुके हैं। तो इससे पता चल गया कि देश में सिर्फ राम का नाम जपने से काम नहीं चलेगा। अगर युवकों को हाथ में काम नहीं दिया गया तो फिर वो इस सरकार का राम नाम सत्य हो जाएगा। तो ये जो बेरोजगारी की समस्या है, जिसके लिए सारा विपक्ष एकजुट है, जिसके लिए न्याय यात्रा चल रही है, वो खुल करके सारी जनता के सामने आ गई। इस बीच गणतंत्र दिवस भी आया, मगर वो जोश व खरोश नहीं था। उसका कारण ये है कि लोगों को 22 तारीख को ही थका दिया गया था और राष्ट्रपति का भाषण भी इतना फुसफुसा था, उसमें सरकार की महिमा मंडन के सिवा कुछ था ही नहीं, इसलिए किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। मोदी जी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर आने वाले मुख्य अतिथि यानी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ जयपुर में जाकर रोड शो किया और उनका भी अपने चुनाव प्रचार में उपयोग कर लिया। इससे पहले वो अमारात के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद, उनके साथ अहमदाबाद में रोड शो कर चुके हैं। ये दरअसल मोदी जी के आत्मविश्वास की कमी बताता है कि वो विदेशी नेताओं की मदद से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उन पर वो निर्भर हो गए हैं। वरना गुजरात जैसे प्रदेश में, जो कि मोदी जी की जन्मभूमि है, जहाँ से वो पूरे देश में आए हैं, जहाँ वो कई सालों तक मुख्यमंत्री थे, वहाँ पर किसी विदेशी वो लीडर की मदद लेना, और इससे पहले वो डोनाल्ड ट्रंप की मदद ले चुके हैं, अब मोहम्मद बिन जायद की मदद ले रहे हैं, ये बहुत ही लज्जास्पद है। इस बीच सरकार ने कर्पूरी ठाकुर के लिए भारत रत्न पुरस्कार की घोषणा कर दी। कर्पूरी ठाकुर और संघ परिवार, ये दोनों एक दूसरे के वैचारिक विरोधी रहे हैं। इसके बावजूद कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना इस बात की निशानी है, बल्कि इस बात की स्वीकारता है कि भाजपा खुद जानती है कि चुनाव जीतने के लिए राम मंदिर काफ़ी नहीं है, वरना अपने वैचारिक विरोधक को पुरस्कार देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद इस हफ्ते की सबसे आखिरी खबर, नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाकर भाजपा ने ये सिद्ध कर दिया कि उसकी हालत पतली है और राम मंदिर का प्रभाव उत्तर प्रदेश के बगल वाले राज्य बिहार में भी नहीं है, जिसको कि सीता का मायका कहा जाता है। वरना कोई कारण नहीं था कि 75 के मुकाबले 43 विधायक वाले पक्ष का मुख्यमंत्री होता। परंतु ये भाजपा की मजबूरी बिहार में भी है कि वो कम विधायक वाले को अपना मुख्यमंत्री बना देती है, और महाराष्ट्र में भी है, जहाँ पर के 48 विधायक वाले शिंदे को वो 105 विधायक वाले फडणवीस के ऊपर वो मुख्यमंत्री बनाया गया है। नीतीश कुमार के एनडीए में चले जाने से भाजपा का क्या फ़ायदा होगा, ये जानने के लिए पहले ये देख लें कि पिछली मर्तबा वो 40 में से 39 सीटें बिहार के अंदर एनडीए ने जीत ली थी। अब उस वक्त भी नीतीश कुमार साथ में थे और एलजेपी साथ में थी। अब फिर वो तीनों साथ में हो गए हैं, तो 40 में से
41 सीटें तो नहीं जीत सकते, ज़्यादा से ज़्यादा एक सीट जो है वो एक्स्ट्रा मिल सकती है, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकती, और वो भी नहीं मिलेगी। इसलिए कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा जैसे ही बिहार में दाखिल हुई, उसको ज़बरदस्त प्रतिसाद मिला, लोगों ने उसकी बड़ी आवभगत की। तो इससे पता चलता है कि बिहार के अंदर एक परिवर्तन की जो है वो लहर चल रही है, और इस आंधी में नीतीश कुमार समेत भाजपा जो है वो उड़ जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो ये सप्ताह इसराइल के लिए अपमान की हैट्रिक का था। पहले तो अमेरिका नाराज़ हुआ, और उसके बाद फिर इसराइल के नेताओं की आपस में सर फुटाबल शुरू हो गई। उन लोगों ने जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ ये कहा कि वो इन्वेस्टिगेशन करे, और कुछ लोगों ने ये कहा कि ऐसी जंग के बीच में हम जो है वो अपनी सेना को डिमोरलाइज नहीं कर सकते। इस तरह से वो आपस में लड़ पड़े। उसके बाद जो है वो 24 सैनिकों की एक दिन में मौत हो गई, और उससे पूरे इसराइल में एक शोक लहर चल पड़ी, और राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री और अनेक लोगों ने उस पर जो है वो अपना दुख व्यक्त किया। तो इस तरह से ये मामला चल ही रहा था कि जो लोग बंदी बनाए गए हैं उनके परिवारजनों का जो सब्र का पैमाना था, जो धीरज था, वो ख़त्म हो गया, और उन लोगों ने कभी सड़कों पर प्रदर्शन किया, कभी रक्षा मंत्रालय के अंदर घुस गए, और कभी जो है उन्होंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर पर जो है वो अपना प्रदर्शन किया। इसी के साथ अब वो खुला उनके इस्तीफ़े की मांग कर रहे हैं। इससे नाराज़ होकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ये कह दिया कि ये बंदी बनाए गए लोगों के जो परिवारगण हैं, ये असल में हमास की मदद कर रहे हैं, उसको सशक्त कर रहे हैं। और जब ये बात उनकी तरफ से आई तो उन बंदी बनाए गए लोगों के परिवार वालों ने कहा कि याहू को शर्म आनी चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी तो अदा नहीं करते, और उल्टा जो लोग जो है वो अपने लोगों को छुड़ाने की बात करते हैं उन पर ऊटपटांग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आखिरी बात जो इसराइल के ख़िलाफ़ आई वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से आई। वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका ने गज़ा में होने वाले नरसंहार के ऊपर जो है वो मुकदमा दर्ज किया है। इसके ख़िलाफ़ इसराइल ने कहा कि वो जो कुछ हो रहा है वो नरसंहार नहीं है, और जो हिंसा हो रही है उसके लिए हमास खुद जिम्मेदार है। और ये जो ICJ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसको जो है इस बात का अधिकार ही नहीं है कि वो इसराइल के ख़िलाफ़ इस मुकदमे की सुनवाई कर सके। लेकिन हुआ ये कि ICJ के जो 25 जज हैं उन लोगों ने ये कहा कि इसराइल की सारी डिमांड, सारी मांगें गलत हैं, और उसने प्राइमा फेसी इस बात को माना और इसराइल को नोटिस दिया कि वो 1 महीने में बताए कि वो इसको रोकने के लिए, इस नरसंहार को रोकने के लिए क्या कर रहा है और क्यों इसको नरसंहार नहीं समझा जाए। तो इस तरह से आप ये देखें कि इंटरनेशनल लेवल पर इसराइल को एक बहुत बड़ी चपराक पड़ी है, और अब वो अनेक दूसरे देशों के साथ बराबर की स्थिति में बैठकर बात करने का मौलिक अधिकार खो चुका है। यहाँ तक कि भारत में गणतंत्र दिवस के अवसर पर आने वाले फ्रांस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मानवीय आधार पर युद्ध विराम की बात की, और गाज़ा में सहायता सामग्री भेजने की व्यवस्था करने का वातावरण निर्माण करने पर जोर दिया। तो इस तरह जो इसराइल के सबसे बड़े दोस्त थे मैक्रोन और मोदी, इन दोनों ने जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़ गाज़ा के हक़ में बात की। हाँ तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सप्ताह सारांश। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हम बहुत जल्द 1 हफ्ते बाद इस हफ्ते की जो है महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा करेंगे। उस वक्त तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।